जय हिंद। आज हम बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे जो आपके परीक्षा के हिसाब से वीवीआई क्वेश्चन माना जाता है। चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में? तो इसका आंसर है पत्ता में। पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो पौधे के पत्ती में होती है। किस में होती है? पत्ती में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है? 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg? इसका आंसर है 20 mg होती है। यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 20 mg होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? मतलब कहने का मतलब है जब हम अब श्वसन क्रिया करते हैं तो कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 20%, 40%, 60%, 80%? तो 20%। कितनी प्रतिशत निष्कासित होती है? 20%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है? मनुष्य में जो वृक्क, जिसको हम इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, वह एक तंत्र है, तंत्र का भाग है, लेकिन वो किससे संबंधित है? मतलब उसका कार्य क्या होता है? तो शोषण, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन? तो इसका आंसर है उत्सर्जन। मतलब कहने का मतलब है जो किडनी का कार्य होता है वो उत्सर्जन का एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर है परागकण, निषेचन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन? इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता? मतलब वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा बनती है उसे क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं। देखिए, श्वसन से हमें दो चीज़ प्राप्त होती है, एक ऊर्जा और दूसरा में ताप। मतलब श्वसन क्रिया के दौरान ही हमारे शरीर में क्या रहता है? ताप बना हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? मतलब कहने का मतलब है इसमें से कौन सी क्रिया जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ये परीक्षा के हिसाब से वीवीआई क्वेश्चन माना जाता है। देखा जाए इसका आंसर श्वसन। बिल्कुल सही है, श्वसन। श्वसन ही एक ऐसी क्रिया है कि जितने भी जीव पृथ्वी पर है चलिए सभी के लिए श्वसन अनिवार्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में। और आप लोग को पता होगा क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो हरे पेड़ पौधे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कितने कोश मानव हृदय में पाए जाते हैं? तो कितने वेश में पाए जाते हैं? 3 वेश में, 2 वेश में, 4 वेश में, 5 वेश में? वेश में को हम चैम्बर भी कह सकते हैं या कोष्ठ भी कह सकते हैं। तो मानव हृदय में 4 वेश में पाए जाते हैं। 4 वेश में मतलब 2 अलिंद, 2 निलय। 2 अलिंद क्या होती है? दायां अलिंद और बायां अलिंद, और दायां निलय और बायां निलय। इस तरह से 4 वेश में होती है, मतलब 4 कोष्ठ होते हैं मानव के हृदय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है हमें? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका में जो झिल्ली होती है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो परागमय, अपरागमय, अर्धपरागमय, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका हो जाएगा अर्ध परागमय, मतलब आधा छिद्र होता है, आधा जुड़ा हुआ होता है। और मानव की कोशिका जो होती है उसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन पेड़ पौधे की कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। इस बात पर थोड़ा सा फोकस करना है। और ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के हिसाब से VVIA क्वेश्चन माना जाता है। अगला क्वेश्चन, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? देखा जाए अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है दही के जमने में। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? चलिए इसका देखा जाए, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से ये सभी चीज़ों को होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखा जाए इसका आंसर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होती है वृक्क के अंदर पाया जाता है, और नेफ्रॉन का ही काम होता है रक्त को क्या करना, शुद्ध करना, जो वृक्क के अंदर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य मतलब मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मछली का जो श्वसन की क्रिया जो होती है वहाँ कहाँ से वो मछली करती है? तो चलिए देखा जाए, किया ये थोड़ा सा गलती इसमें हुआ है, फेफड़ा से, गिल्स से, नाक से। तो इसमें हो जाएगा गिल्स से हो जाएगा। मतलब मत्स्य जो है, मछली जो है, जो श्वसन अंग है उसका है गिल्स होता है। गिल्स कहाँ पाया जाता है? तो मछली के गलफड़े में पाया जाता है। मछली के गलफड़े में एक गिल कोष्ठ होती है, उस गिल कोष्ठ के अंदर ही गिल्स पाया जाता है जो लाल रंग का होता है। चलिए एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के हिसाब से VVIA क्वेश्चन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। चलिए इसका आंसर देखा जाए विसरण। किस क्रिया का होता है? विसरण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? मतलब क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। इसका आंसर हो जाएगा हरा। मतलब क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधे हरा दिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मतलब कवक कौन सी पोषण की विधि को अपनाती है? तो स्वपोषी, मृत जीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा मृत जीवी। देखिए पोषण जो होता है दो प्रकार का होता है, परपोषण और स्वपोषण होता है। परपोषण 3 प्रकार का होता है। एक आपका हो जाता है मृत जीवी, परजीवी परपोषण, और सम परपोषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो इसका आंसर हो जाएगा पुराने जाइलम में। रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में उपस्थित होता है। ये जाइलम क्या है? तो पौधे में संवहन उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम का कार्य होता है पौधे में जल का वहन करना, और फ्लोएम का कार्य होता है भोज्य पदार्थों का पेड़ पौधे के अनेक भागों तक क्या करना, पहुंचाना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। चलिए देखा जाए उपचयन। शरीर में जो भोजन पचता है वह कौन सी क्रिया के दौरान पचता है? तो उपचयन क्रिया के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, रक्त क्या है?
रक्त क्या है? कोशिका, ऊतक, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त एक प्रकार का ऊतक है, और ऊतक में भी कौन सा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक, जिसको हम संयोजी ऊतक भी कह सकते हैं और कहते भी हैं। रक्त, ये क्वेश्चन जो है रक्त वाला जो क्वेश्चन है, ये परीक्षा के हिसाब से VVI क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चनों पर फोकस करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग है। चलिए अगला देखा जाए इसका, वृक्क, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क, मतलब किडनी। किडनी जो है उत्सर्जी अंग है, मतलब हमारे शरीर में जो बेकार पदार्थ होती है उसको रक्त में जो बेकार पदार्थ होती है उसको वहाँ से अलग करता है। तो अलग करने के काम कौन करता है? वृक्क, मतलब किडनी ही, और वहीं से रक्त शुद्ध होकर वापस फिर वो हृदय तक पहुँचता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों में। रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इसका वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवायवीय। इथाइल अल्कोहल जो होता है अवायवीय श्वसन के क्रिया के दौरान बनता है। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निःश्वसन, उत्सर्जन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास, मतलब सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हाँ, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, वह कौन सा रोग है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। चलिए, आयरन की कमी से एनीमिया होती है। कौन सी रोग होती है? एनीमिया होती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो आप लोग को अभी तुरंत बताए थे कि जाइलम जो होती है पौधे में, जाइलम और फ्लोएम पौधे में संवहन ऊतक कहलाती है। संवहन मतलब होता है पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, उसको पहुंचाना। तो पादप में जाइलम, पादप मतलब पेड़ पौधे में जाइलम ऊतक का कार्य क्या होता है? चलिए देखा जाए, जल का वहन करना, भोजन का वहन करना, अमीनो अम्ल का वहन करना, ऑक्सीजन का वहन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा जल का वहन करना। देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है इसमें, ज से जल और ज से जाइलम। तो पादप पेड़ पौधे में जाइलम ऊतक का कार्य होता है जल का वहन करना, मतलब नीचे से, क्योंकि पेड़ पौधे की जड़ से जल को ऊपर तक पहुंचाने के काम करता है जाइलम ऊतक, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद जो होता है पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में। चलिए, कुटपाद जो होती है अमीबा में पाया जाता है। देखिए कुटपाद, अमीबा में कुटपाद होने की वजह से अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि कुटपाद की वजह से अमीबा अपना आकार और रचना को हर हमेशा चेंज करते रहता है, और कुटपाद की वजह से ही अमीबा छोटे छोटे मृत जीव, मरे हुए जीवों या छोटे छोटे जीवों को अपना भोजन बनाते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? चलिए देखा जाए, संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? चलिए, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में? तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों में। स्टोमाटा को हिंदी में हम रंध्र भी बोलते हैं, या फिर उसको छिद्र भी कह सकते हैं। तो पत्तियों में जो छिद्र होती है, समझे, उसी को स्टोमाटा बोला जाता है। तो स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में रंध्र भी कहते हैं। चलिए, इस ये परीक्षा के हिसाब से VVI क्वेश्चन है, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए अगला है, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब है लगभग कितना? चलिए, 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg, इनमें से कोई नहीं। चलिए, 120 mmHg होता है। कितना होता है? 120 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? मतलब इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है, मतलब यहाँ से प्रकाश
का संश्लेषण होता है? पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, हरित लवक। चलिए इसका आंसर है पत्ती, मतलब पत्ती जो है पेड़ पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? तो शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। तो देखा जाए इसमें भौतिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? भौतिक क्रिया है। वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन पचता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीकरण, वैद्युत अवघटन। चलिए देखा जाए ऑक्सीकरण क्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होती है? मतलब स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, तो उसके लिए क्या क्या होना बहुत जरूरी है? चलिए क्लोरोफिल का भी होना बहुत जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का भी होना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। मतलब ये सभी चीज जिसके पास मौजूद रहेगा तो वो स्वपोषी पोषण कर सकता है। मतलब उसके लिए दूसरे पर आश्रित होने की जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, क्या होती है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए जब हम भोजन करते हैं तो भोजन ग्लूकोज के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जमा हो जाती है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचता है और ऑक्सीजन फिर वो ग्लूकोज को विखंडन करके एटीपी ऊर्जा के रूप में क्या कर देती है? बदल देती है। तो वही कह रहा है इसमें, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्योंकि कोशिका का यह माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा भाग है जिसे हम ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां पाई जाती है आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में। तो देखा जाए अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। देखिए अगर पाचन क्रिया में देखा जाए तो पाचन क्रिया में हमारे मुख्य रूप से 5 अंग आते हैं। पहला मुख आता है, फिर ग्रासनली आता है, अमाशय आता है, छोटी आंत और बड़ी आंत आता है। चलिए तो उसी में से अमाशय भी मेरा एक भाग पाचन अंग है, जिसमें भोजन लगभग 4 घंटों तक क्या करती है? रुकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो देखा जाए इसमें मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? चलिए इसका देखा जाए, लैटेक्स, रेजिन, गोंद, टैनिन। क्या कहा जाता है? लैटेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटेक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो होती है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से, वृक्क से। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत से। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से प्रवेश करती है। चलिए अगला देखा जाए क्वेश्चन, हाँ, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, सुबह शाम में। तो ये सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होती है। कब होती है? दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में ही हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। अभी हम बताए थे कि पादप में संवहन उत्तक, फ्लोएम और जाइलम होता है। जो जाइलम का काम जल का वहन करना होता है और फ्लोएम का काम भोजन का वहन करना होता है। चलिए इसका देखा जाए, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमीनो अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन का। मतलब भोजन को ये पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। ये भोजन को ऊपर नीचे, पौधे के ऊपर नीचे दोनों जगह पहुंचाने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। क्या निकालता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? जल से, हाँ, निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से कहाँ से निकलती है? देखा जाए तो जल से।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे? जल से निकलता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? चलिए, रक्त में जो हल्का पीला रंग होता है उस चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लसिका। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है। देखा जाए, पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो कौन सा अंग है? हरित लवक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक इसमें से कौन है? हरित लवक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, बोमेन, संपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, क्योंकि वृक्क के अंदर ही नेफ्रॉन होती है जो रक्त में अवशिष्ट पदार्थों को हटाने के काम करता है। चलिए, उसके बाद है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए देखा जाए। लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रीनल। तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर में ही पित्त रस का स्राव होता है। अब पित्त रस का स्राव होने के बाद पित्ताशय में जाकर जमा हो जाती है और उसके बाद फिर वो हमारे पाचन अंग में आता है, जो भोजन को पचाने में, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है पित्त रस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। हाँ, तो ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, जल। अभी बताए थे स्वपोषी पोषण के लिए जो होती है, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, तो उसके लिए भी क्या बताए थे कि जल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे जल जरूरी है, सौर प्रकाश जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है। तो इसमें नहीं कौन कह रहा है? तो ऑक्सीजन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? चलिए देखा जाए। कुटपाद द्वारा, परिवहन द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा कुटपाद द्वारा। अभी हम बताए थे कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। और कुटपाद के बने होने के कारण ही अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। और कुटपाद की सहायता से ही भोजन को अपनी भोजन के रूप में वो अंतर्ग्रहण करता है, भोजन को लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? चलिए तो इसका देखते हैं ऑप्शन। हाँ, 30.5 kJ प्रति मोल, 305 kJ प्रति मोल, 3.5 kJ प्रति मोल। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 30.5 kJ प्रति मोल हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का कौन बनाने में सहायक करता है? चलिए देखा जाए इसको। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु। इनमें से कोई नहीं। तो रक्त बिंबाणु कौन सहायक होता है? रक्त बिंबाणु होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, कहाँ पूर्ण होती है पाचन क्रिया? तो अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। पूर्ण रूप से जो भोजन होती है वो छोटी आंत में आकर क्या हो जाती है? पच जाती है। देखिए, पाचन की क्रिया हम थोड़ा सा बताते हैं। पाचन क्रिया में मुख्य रूप से 5 अंग आते हैं। कौन कौन? मुख, फिर उसके बाद ग्रास नली, फिर उसके बाद अमाशय, फिर उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। भोजन की पाचन की क्रिया इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि भोजन की पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से। मुख के बाद कहाँ जाती है? ग्रास नली में। ग्रास नली में जो भोजन पचने के काम नहीं होता है, सिर्फ वहाँ से परमाकुंचन द्वारा भोजन क्या जाती है? अमाशय में जाती है। अमाशय के बाद, अमाशय में 4 घंटे तक भोजन रहती है। फिर उसके बाद छोटी आंत में जाती है, जहाँ जाकर पूर्ण रूप से भोजन क्या हो जाती है? पच जाती है। उसके बाद बड़ी आंत में जाती है। तो बड़ी आंत में पचने के काम नहीं होता है, बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है। तो इस तरह से फिर उसके बाद फिर वो मल के रूप में कहाँ जमा हो जाती है? रेक्टम में, जिसको हम गुद्दा भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? चलिए, आंतरस, सक्सक्स, एंटीरिक्स, जठरस,
इसमें डी में है ए और बी दोनों होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, मतलब एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। चलिए देखा जाए 28, 30, 32, 34 के इसका आंसर हो जाएगा 32 दांत। अगर पूछा जाए कि मानव में पूरा दांत कितने दांत मतलब जन्म लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल अगर पूछा जाए कितने दांत लेते हैं तो 52 इसका हो जाएगा, क्योंकि पहले 20 दांत, उसके पास फिर आपका कितना दांत इधर आता है आपका, तो 32 को आता है, तो 20 और 32 कितना हो जाएगा 52 होता है। ऐसे 20 दांत जो होती है जिसको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, जो अस्थायी दांत होती है, लेकिन जो फिर बाद वाले जो दांत आते हैं जो 32 दांत होता है वो अस्थायी दांत होता है, जिसकी टोटल संख्या कितनी होती है 32 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर 2, 3, 4 केवल 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होती है। जैसे मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4, इसी तरह से मछली के हृदय में कितने 2, कितना 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाद केलिकाएं पाई जाती है, स्वाद केलिकाएं कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्नचवर्णक और ग्रसनी के भीतरी दीवार पर, तो इसका आंसर हो जाएगा जीभ के ऊपरी सतह पर। मतलब जीभ के ऊपरी सतह पर ही स्वाद केलिकाएं पाई जाती है, जिससे हम अनेक प्रकार की स्वाद को हम परख सकते हैं कि ये क्या है, खट्टा है, मीठा है, ये सभी चीज़ों को हम परख करते हैं। तो जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद केलिकाएं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, अमाशय के जो आगे वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक, एपिग्लॉटिक्स। चलिए देखा जाए तो कार्डियक कहते हैं, क्या कहते हैं कार्डियक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, तो मुख के बाद कौन सा भाग आता है, तो देखा जाए इसमें ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्नाशय, तो कौन सा आएगा ग्रसनी आएगा। मुख गुहा के पिछला भाग क्या कहलाता है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रासनली, ग्रासनली के बाद फिर अमाशय आता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है, मतलब सजीव का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से कौन है, मुख्य लक्षण स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर तो साफ दिख रहा है, इसमें श्वसन होता है। कौन सा मुख्य लक्षण इसमें है, श्वसन होता है। चलिए अगला देखते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर जुड़ता है, समझे, तो वहाँ पर जुड़ता है, तो उस छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं, तो देखा जाए इसमें सिक्कम, रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिक्कम हो जाएगा। मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर जुड़ता है उस स्थान पर एक पतली नलीनुमा रचना होती है, उसे हम सिक्कम कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है, तो पीत रस, अग्नाशयी रस, आतरस, इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब सभी रस की भूमिका होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। काइम, चाइल, काइलोमाइक्रॉन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है काइम कहते हैं। फिर उसके बाद आगे चलकर इसका फिर नाम चेंज हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड बनता होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता होगा, अमोनिया बनता होगा, या ए और सी, बी और सी दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। क्या बनता है अमोनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए तो फिर वही चीज़, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चीज़ों की होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाइल का अवशोषण होता है कहाँ। चाइल, काइम के बाद चाइल, तो चाइल का अवशोषण क्या होता है, इलियम में, जेजुनम में, कोलन में, रेक्टम में, तो कहाँ होता है इलियम में। देखिए इलियम, जेजुनम और डेड्यूनम,
इलियम, जेजुनम, डेड्यूनम, ये तीनों भाग छोटी आंत का भाग होता है। पहले डेड्यूनम, फिर उसके बाद इलियम, फिर जेजुनम होती है, जो जिसका अलग अलग काम होता है। जैसे चाइल्ड का ऑब्सेशन क्या होती है, इलियम में होती है, मतलब सबसे लास्ट बीच वाला जो भाग होता है। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? चलिए देखा जाए, अवशेषी अंग मतलब जिसका कोई काम नहीं है, हमारे शरीर में है लेकिन उसका कोई काम नहीं है। सिक्कम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारा क्या है, एक अवशेषी अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई काम होता नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, दांत अस्थि क्षय कारण क्या है? मतलब दांत में अस्थि क्षय किसके कारण होती है? चलिए देखा जाए, मीठी चीज़ का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो एनामोल, कैनाइन, दंत प्लाक, मोलर, क्या कहते हैं? तो एनामिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, कहाँ से होती है? सिलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कुटपाद द्वारा। तो कहाँ, किसके द्वारा होती है? कोशिका मुख द्वारा होती है। कुटपाद में अमीबा में कुटपाद के द्वारा, पैरामीशियम में जो होती है कोशिका मुख के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषी इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। देखा जाए, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी इकाई, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? क्लोरोफिल से शुरू होती है। चलिए, इसी तरह से आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और एक एक करके सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से आप लोग के सामने हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।